गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा की जाती है कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे, समय पे खाना खा रहे होंगे और समय पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे और समय पे ही नोट्स बना रहे होंगे। सही बात है ना? वेरी गुड। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। 21 मार्च 2021 से आपके एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के, पर उससे पहले प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। तो आज के अखबार में, यानी कि आज दिनांक कितनी है, 28 अक्टूबर के दिन एक पेपर पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कॉलेज 17 नवंबर से प्रारंभ हो सकते हैं, यानी खुल सकते हैं। तो देखते हैं, 17 नवंबर भी आने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। आपका समय पर कोर्स करवाया जाएगा और समय पे आपकी ड्राइंग की फाइल वाइल सब बनाई जाएगी। वैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर में आती है, तो यूजीसी क्या कर रही है, इस कोरोना को देखते हुए 40 या 50% सिलेबस क्या कर रही है, कम कर रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपको पूरा 100% सिलेबस पढ़ाऊँ और 100% ही आपको प्रैक्टिकल करवाऊँ। अब आप तैयार हो या नहीं हो, फिर भी मैं आपको 100% ज्ञान प्राप्त करवाऊँगा इस सेकेंड ईयर का, क्योंकि कोरोना तो होता रहेगा, चलता रहेगा ये तो, और ये पता नहीं होए भी तो होए, नहीं तो नहीं होए, यानी आगे भविष्य में कोरोना आए या नहीं आए, लेकिन ये तो आता भी रहेगा। लेकिन अपना जो ये सिलेबस है ये दोबारा नहीं आएगा, ध्यान रखना। आप सेकेंड ईयर में बार बार नहीं पढ़ सकते, ज़िंदगी में सेकेंड ईयर में केवल एक बार ही पढ़ेंगे। और देखो, सिलेबस तो 50% पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन वो जो रह गया वो सिलेबस न तो आप घर पे पढ़ सकते, न कोई टीचर पढ़ा सकता, और वो अधूरा ज्ञान रह जाएगा आपका। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि पूरा 100% आपको सिलेबस पढ़ाऊँ, और 100% सिलेबस में, यानी सबमिशन में जो आर्ट वर्क है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, प्रिंट है, जो भी, ये सब आप 100% कराऊँ, मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। आप भी कोशिश करना कि समय पर अपना कार्य पूर्ण करें, और साथ के साथ में आप नोट्स बना रहे होंगे। और जिन लोगों को लेक्चर नहीं मिल रहे, छोड़ के मिल रहे हैं, तो वो लोग कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज डाल सकते हैं, कॉलेज में फ़ोन कर सकते हैं। और कभी कभी तो आप कॉलेज की तरफ आ जाया करो गलती से भी, नहीं तो क्या होगा, नवंबर में भी सपोज करो अगर कॉलेज नहीं खुले, फिर दिसंबर में सर्दी ज़्यादा पड़ जाएगी तो वैसे भी आप नहीं आएंगे, तो आप कॉलेज का रास्ता भूल जाएंगे। इसलिए कभी बीच में आ जाया करो। मैंने आप लोगों के लिए रूम नंबर 220 में एग्जीबिशन भी लगा रखी है। तो आइए इस लेक्चर में चर्चा करते हैं। आज दिनांक 28 अक्टूबर को बीए पार्ट सेकेंड ईयर की, और सब्जेक्ट अपना ड्राइंग है, और ये लेक्चर नंबर कितना है, 69 है। कितना है, 69। कुछ विद्यार्थियों को तो 0 लेक्चर मिला है अभी तक। कितना मिला है, 0, यानी कि एक भी नहीं मिला। और अपने कितने हो गए, 69 नंबर का आज हो जाएगा। तो अब वो अचानक इतने लेक्चर कैसे पढ़ सकते हैं। सपोज करो आधे घंटे का एक लेक्चर है, तो 35 घंटे कंटिन्यू अगर इन लेक्चर को देखें तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ अभी से आप इनको बार बार पढ़ते रहो, देखते रहो, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको चिंता खत्म हो जाएगी। और मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप तो सिर्फ 1 घंटा ड्राइंग को पढ़ लो घर पर, और आधी घंटा चित्र बना लो, स्केच कर लो, वो कर लो, ये कर लो। केवल 24 घंटे में से 1.5 घंटा आप दे दो, और संडे के दिन तो आप चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जाओ मेरी तरफ से फ्री हो। लेकिन 6 दिन अगर आपने 1.5 घंटे, यानी मात्र एक वीक में आपने 9 घंटे, ठीक है, कितने घंटे, 9 घंटे, और एक महीने में आपने अगर ओनली मात्र और मात्र 36 घंटे अगर ड्राइंग पढ़ लिया, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ड्राइंग में सबसे टॉप नंबर आएंगे आपके, किसमें, ड्राइंग में टॉप नंबर आएंगे। डी फॉर ड्राइंग, और डी फॉर डिक्टेशन, और डी फॉर डिसिप्लिन। ये 3 डी अपने मुट्ठी में हैं, समझ गया। लेकिन किसी को बताएंगे नहीं ये चीज़, ठीक है। तो आइए अपन इससे पूर्व वाले लेक्चर में क्या चर्चा कर रहे थे, अलवर शैली के बारे में अपने चर्चा की थी कि अलवर शैली किस प्रकार से
पल्लवित हुई यानी प्रकाश में आई। और उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि अलवर शैली के कौन कौन से राजा महाराजा हुए थे, जिनमें अपन ने पढ़ा था राव राजा प्रताप सिंह जी हुए थे। उसके बाद में राव राजा प्रताप सिंह के बाद में बख्तर खान हुए थे, कौन से बख्तावर सिंह जी हुए थे। उसके बाद में विनय सिंह जी हुए थे, जिनको बने सिंह भी कहते थे, बलवंत जी हुए थे, और महाराजा मंगल सिंह भी हुए थे, और जय सिंह भी हुए थे। इसके बाद में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में, प्रमुख चित्रकारों के बारे में, कि अलवर शैली के इन सभी राजाओं के शासनकाल के समय प्रमुख रूप से कौन कौन से चित्रकार हुए थे जिन्होंने अलवर शैली को आगे बढ़ाया था। तो सर्वप्रथम अपन ने चर्चा की थी कि शिवराम और डालूराम ये दोनों चित्रकार कहाँ से आए थे, जयपुर शैली से, यानी कि जयपुर घराने से अलवर घराने में आए थे। कहाँ से आए थे, ये है जयपुर और ये है अलवर। तो ये जयपुर से आए थे, इधर आए थे अलवर, जिसमें कौन कौन से आए थे, एक तो था शिवराम, क्या नाम था, शिवराम, एक तो शिवराम था, और एक था डालूराम। शिवराम और डालूराम दोनों आए थे। और फिर ये शिवराम थोड़े दिन तो रुका यहाँ पर, और ये तो वापिस से कहाँ भाग गया, जयपुर भाग गया कि मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ। और ये डालूराम कह रहा है भाई मेरा तो लग गया मन यहाँ पर, आराम से चुपड़ी चुपड़ी रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, दाल बाटी चूरमा मिल रहा है, बढ़िया गद्दे रजाई सोने को मिल रही है, लैक्स साबुन मिल रहा है, और कौन सा बादाम का तेल लगाने को मिल रहा है, चित्रकारी के लिए बढ़िया कलर, ब्रश, शीट वीट सब मिल रहा है, और तो क्या चाहिए यार, पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये तो यहीं पड़ा रह गया और ये भाग गया जयपुर। तो इस प्रकार से अपने प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में पढ़ा, जिसमें शिव कुमार या शिवराम या शिव कुमार थे, डालूराम था, इसके अलावा बलदेव था, और रामसाय था, मंगल सेन था, और शालिग्राम, गुलाम अली, राम गोपाल, और उसके अलावा आगा मिर्जा दहलवी, जो आगा मिर्जा दहलवी, नत्था शाह दरवेश और गुलाम अली, ये तीनों को कहाँ से बुलाया था, इनको दिल्ली से पकड़ के लाया गया था राजा विनय सिंह के काल में। कहाँ से पकड़ के लाए थे, दिल्ली से पकड़ के इन्हें लाया गया था। और उसके बाद में राम गोपाल जी तो थे ही, और जगमोहन भी एक प्रसिद्ध चित्रकार है अलवर शैली का, जमुना दास भी रहा है, छोटे लाल भी रहा है, बक्साराम भी रहा है, नंदराम, नानकराम, बुधराम, और उसके अलावा उदयराम के अलावा मूलचंद, जगन्नाथ, ये सभी अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में माने जाते हैं। अब चर्चा करेंगे अपन इस लेक्चर में आगे कि अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय कौन कौन से थे, अर्थात कौन कौन से विषयों पर प्रमुख रूप से चित्र बने हुए हैं अलवर शैली में। तो आइए चर्चा करते हैं अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय। अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय कि इनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से चित्रों के ऊपर कार्य किया गया है। देखिए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि शीश महल के चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। शीश महल के चित्र जो राजगढ़ में पढ़ाया था आपको शीश महल, और उस शीश महल के अंदर भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम अपन उन्हीं को लेते हैं, शीश महल के भित्ति चित्र। शीश महल के भित्ति चित्र, शीश महल के भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में रामलीला के चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुए हैं। इसके रामलीला के चित्र, रामलीला चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और कौन से चित्र प्राप्त हुए?
गोवर्धन धारण नामक चित्र सीरीज भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुई है। कौन सी? गोवर्धन धारण, गोवर्धन धारण। आप कभी गोवर्धन जी की गए हो क्या? वहां पे देखेंगे कि जो पर्वत को है उसको अपनी उंगली के ऊपर उठाया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने। तो गोवर्धन धारण नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा गोचारण यानी कि गाय चराने वालों का सीन, गोचारण, गोचारण भी अलवर शैली के चित्रों का विषय रहा है। कौन सा? गोचारण, गोचारण भी यहाँ के चित्रों का विषय माना जाता है। उसके अलावा हिंडोला, कौन सा? हिंडोला नामक चित्र भी, हिंडोला नामक चित्र भी प्रसिद्ध चित्र माना गया है। किसका? अलवर शैली का। इसके अलावा दुग्ध दोहन यानी कि गायों का दूध निकालते हुए नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। दुग्ध दोहन, दुग्ध दोहन नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और कौन सा हुआ है? राम का धनुष भंग। कौन सा? राम का धनुष भंग, राम का दैव और धनुष, भैव और भंग, राम का धनुष भंग नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा राज तिलक नामक चित्र भी हमें किससे प्राप्त हुआ है? अलवर शैली से। राज तिलक, कौन सा? राज तिलक नामक चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। यानी कि राज तिलक करते हैं ना, जब शासन संभालते हैं तब राज तिलक होता है, तो उस राज तिलक से संबंधित भी चित्र हमें अलवर शैली से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अंगड़ाई लेती हुई स्त्री का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। अंगड़ाई, अंगड़ाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते स्त्री का चित्र भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? अलवर शैली से। अंगड़ाई कैसे लेते हैं? जैसे अपन सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही फिर अपने ऐसे करते ना, तो ऐसे ऐसे चटकाते हाथ को और ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या है? अंगड़ाई है। पता चल गया ना अंगड़ाई क्या है? पहले पता नहीं था ना, और जिनको पता था वो बहुत बढ़िया, और जिनको पता चल गया उनको और भी ज़्यादा बढ़िया। तो अंगड़ाई लेते हुए चित्र भी अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पैरों से कांटा निकालती हुई, पैर से कांटा निकालती हुई, पैर से कांटा निकालती हुई, निकालती हुई महिला का चित्र भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? पैर से कांटा निकालती हुई महिला का चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में श्रृंगार करती हुई नायिकाएं कहाँ से प्राप्त हुए? अलवर शैली से। श्रृंगार करती हुई नायिकाएं, श्रृंगार करती हुई नायिकाएं, ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है अलवर शैली के चित्र विषयों से। उसके अलावा दासियों का चित्रण भी, राजा महाराजाओं के दरबार में जो पंखा चलाती थी, पंखा ढलती थी इस तरीके से, अब उससे हवा कुछ नहीं आती थी, लेकिन ये क्या था? ये दरबार था, यहाँ पे राजा इनको पैसे देते थे, तो पैसे देने के बाद में इनसे हवा भी करवाते थे, तो वो होगी दासी। तो दासियों का चित्रण भी हुआ है। इसका दासियों का चित्रण भी हुआ है। दासियों का चित्रण भी किसमें हुआ है? अलवर शैली में हुआ है। दासियों को भी चित्रित किया गया है।
इसके बाद में जैसे कि संगीत से संबंधित भी दृश्य चित्रित हुए हैं, जिसमें कुछ महिला क्या कर रही है, तबला बजा रही है। क्या कर रही है, तबला। तबला तो जानते हो ना कैसे बनते हैं, इधर बढ़ा दो, देखो इस तरीके से होता है। ये है तबले, क्या है, कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, ये हो गए आपके तबले, सही दिख रहा है। इसको बोलते हैं दायां और इसको बोलते हैं बायां। क्या बोलते हैं, दायां और बायां। और इनके 10 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 10 वर्ण होते हैं, जिनको बोलते हैं ध, ग, द, त, र, क, ट, न, घ, न, यानी कि त, र, क, ट, न, घ, ण। ये 10 वर्ण होते हैं इस तबले के ऊपर। इनसे ही ये तबला प्ले होता है। आपने एक भारत के प्रसिद्ध तबला वादक का नाम सुना होगा, जाकिर हुसैन, सुना है ना, जाकिर हुसैन नाम सुना होगा। वो भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है वर्तमान में, जाकिर हुसैन। तो उन्होंने भी जब ये तबला बजाया, ज़िंदगी में प्रयास किया, रिहर्सल किया, तो वो भी ये 10 वर्ण का ही प्रयोग करते हैं, धग दे तेरे कटे न घन। अब जैसे इनके भी अलग अलग बोल हैं, मैं आज आपको संगीत का भी थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। तो इस तरीके से जैसे 3 ताल बजते हैं तो उसमें 16 मात्रा होती है। कितनी होती है, 16 मात्रा होती है। जैसे कुछ खाली और कुछ भरी होती है, जैसे धा, दिन, धिन, धा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब जैसे ये तो सिंपल हो गया, इसकी दोगुन करेंगे, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा। जैसे कथक कोई डांस करता है क्लासिकल, तो वो कैसे गिनेगा इसको, ता थई थई तत् आ, ता थई थई तत् आ, ता थई थई तत् आ, ता थई थई तत् आ। इस तरीके से उसकी 16 मात्रा होती है। तो इस तरीके से जैसे इसमें भी एक ताल होती है कैरवा, कौन सी, कैरवा ताल होती है, और उसमें भी 8 मात्राएं होती हैं। और वो कैसी होती हैं, धा, गे, न, ती, न, क, धिन, ना। कौन सी होती है, अब स्पीड से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, धागे न तीनक के धीना, धागे न तीनक के धीना, धागे न तीनक के धीना। अब इसमें पकड़ लगती है, ताता ती ताता ती ताती, ताता ती ताता ती ताती, धागे न तीनक के धीना, धागे न तीनक के धीना। तो ये ज़्यादातर भजन में या फिर कोई ऐसे रामायण पठन में इसमें ये सारी मात्राएं चलती हैं। इसके अलावा कायदा होता है, जैसे कि 3 ताल का कायदा, ध तिट्टे ध तिट्टे ध ध तिट्टे धागे तीना गिना, त तिट्टे त तिट्टे ध ध तिट्टे धागे दीना गिना, ध तिट्टे ध तिट्टे ध ध ध तिट्टे ध तिट्टे ध ध ध तिट्टे ध तिट्टे ध ध तिट्टे धागे तीना गिना, त तिट्टे त तिट्टे त त त तिट्टे त तिट्टे त त ध तिट्टे ध तिट्टे ध ध दीना गिना। जैसे इसकी लग्गी, परन, टुकड़े, रेला, कायदा, एक ताल, झपताल, दादरा, कैरवा, टुकड़ा, चक्रदार, परन, ये बहुत सारी होती है इसमें तबले के अंदर। और इसमें
जैसे कि धागे तेटे धागे तेटे तागे तेटे तागे तेटे कर दे तेटे धागे तेटे गद्दी गन्ने नागे तेटे कतेटे कतेटे गद्दी गन्ने धा 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 तेटे कते गद्दी गन्ने धा 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 तेटे कते गद्दी गन्ने धा धा धा। अगर इसको 3 बार बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, चक्रदार परण हो जाएगी। धा धा दिन दिन ना ना तिट तिट ध तिट ध तिट कत धा कत धा कत ध तिट ध तिट कत धा कत धा कत ध तिट ध तिट कत धा कत धा कत धा आ ध तिट ध तिट ध ध तिट धागे तिना की ना त तिट त तिट ध ध तिट धागे धिना की ना। तो इस तरीके से इस तबले के बोल चलते हैं। अब बताओ मैंने इतनी जानकारी आपको क्यों दी तबले के अंदर, कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता, मैं बता सकता हूँ कि ये तबला शब्द आते ही मैंने इतनी जानकारी इसलिए दी है कि तबले के अंदर 8 साल का कोर्स मैंने म्यूजिक से कर रखा है। यानी कि तबले की डिग्री के लिए मैंने 8 साल तक इस तबले को न्यौछावर किया है जयपुर संगीत संस्थान में। उसके अलावा 6 साल मैंने न्यौछावर किया है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट किशन पोल बाजार फाइन आर्ट कॉलेज को। उसके बाद में 3 साल मैंने न्यौछावर किया है किसको, फोटोग्राफी को। और उसके बाद में 3 साल न्यौछावर किया है मैंने मिनिएचर पेंटिंग को। और उसके बाद 2 साल मैंने न्यौछावर किया जो ग्रुप इसे MA करने को। तो इसलिए तबले में मैंने कितने साल का कोर्स किया है, 8 साल का कोर्स किया है। और कॉलेज की तरफ से मुझे 24,000 का पुरस्कार मिला है 8 साल के अंदर इस तबले में। और आप जब भी कॉलेज में आएंगे तो आपको मैं तबला बजा के भी सिखाऊंगा और मुंह से भी मैं आपको इसकी आवाज़ निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे मत कहना कि सर आप भी सिखाओ हमको। तो जब आप आएंगे, जब आपको मुंह से मैं तबले की आवाज़ निकाल कर भी सिखाऊंगा। तो अपन चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, तबला। तबला के अलावा सितार, सारंगी बजाती हुई गणिकाओं को भी बनाया गया है। तबला, इधर लिखो, बताओ, यहाँ लिख दो। तबला, सितार, सारंगी, तबला, सितार, सारंगी आदि को बजाती हुई गणिकाओं को बनाया गया है। गणिकाओं को भी बनाया गया है। ये गणिकाएं कौन होती है बताओ? ये देवताओं की लुगाई होती है, यानी उनकी पत्नी होती है, उनकी धर्मपत्नी होती है, उनकी वाइफ होती है, उनकी होम मिनिस्टर होती है। तो तबला बजाती हुई, सितार बजाती हुई, सारंगी बजाती हुई आदि को, यानी आदि को बजाती हुई, आदि को प्ले करती हुई गणिकाओं को भी अलवर शैली में चित्रित किया गया है। उसके अलावा द्वारपालिकाओं को भी चित्रित किया गया है। द्वारपालिकाओं को यानी कि राजा महाराजाओं के दरबार में जो दरवाजे होते थे, उन दरवाजों के दोनों साइड में द्वारपाल खड़े होते थे और कहीं पर द्वारपाल होते थे, यानी पुरुष खड़े होते थे तो द्वारपाल, और स्त्रियां खड़ी होती थी तो द्वारपालिकाओं को भी चित्रित किया गया है। उसके बाद में पहले लिख देता हूँ, द्वारपालिकाओं को भी चित्रित किया गया है। द्वारपालिकाओं को भी चित्रित किया गया है। चित्रित किया गया है। द्वारपालिकाओं को भी चित्रित किया गया है अलवर शैली के अंतर्गत। उसके बाद में दरबार चित्रण भी हुआ है। कौन सा चित्रण? दरबार चित्रण भी अलवर शैली में हुआ है। एक बार पहले दिन को पढ़ लेते हैं क्योंकि बोर्ड तो फुल हो गया। चलो यहाँ लिख देता हूँ, दरबार चित्रण भी हुआ है। कौन सा? दरबार चित्रण भी अलवर शैली में हुआ है। उसके अलावा पोथी चित्रण भी हुआ है। कौन सा चित्रण? पोथी चित्रण भी अलवर शैली में किया गया है। पोथी चित्रण
पोथी तो जानते हो ना, बचपन में पढ़ते हुए आए हो, हिंदी पाल पोथी, तो वो पोथी सही नाम लिखा हुआ था उसका पोथी। तो पोथी चित्रण भी अलवर शैली में हुआ है। इसके अलावा लिपटवा चित्रण, कौन सा? लिपटवा, लिपटवा चित्रण। अब आप पूछो कि सर कि लिपटवा चित्रण क्या होता है? देखिए, लिपटवा चित्रण होता है कि कोई भी कपड़े के ऊपर चित्र बना लो। अब यहाँ पर कोई कपड़ा है नहीं तो मैं आपको बता देता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ के लाता हूँ। एक चित्र मिला है मेरे को, जैसे ये एक चित्र है और ये चित्र एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने बनाया है, जो इस साल थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, उसने इस चित्र को बनाया है। तो ये एक चित्र बना दिया और ये किसके ऊपर बना दिया? कपड़े के ऊपर बना दिया। कपड़े के ऊपर बनाकर ये जो इसकी चौड़ाई है, इस चौड़ाई की साइज का कोई भी डंडा ले लिया या पाइप ले लिया, ठीक है। उस पाइप के ऊपर इस प्रकार से उसको क्या करेंगे? फोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से उसका क्या बना लेंगे? रोल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? रोल बना लेंगे। और ये अपने क्या बना लिया? रोल बना लिया। अब इस रोल को यहाँ से अपन इसे रबड़ बैंड से या धागे से इसे बांध देंगे या टेप चिपका देंगे। अब ये बताओ, इसी चित्र को आपको मान लो दिल्ली लेके जाना है, बॉम्बे लेके जाना है, आउट ऑफ इंडिया लेके जाना है, चाइना लेके जाना है, दुबई लेके जाना है, कहीं पर भी ले जाना है, तो आप अपने सूटकेस में इसको आराम से रख सकते हो और वहाँ जाकर आराम से इसे देख सकते हो। तो ये आपका चित्र क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लिपटवा चित्रण, यानी कि किसी माध्यम से इसे लपेट कर रखना लिपटवा चित्रण कहलाता है। तो इस प्रकार से लिपटवा चित्रण भी अलवर शैली में प्रमुख रूप से हुआ है। तो एक बार पहले अलवर शैली के जितने चित्र अपने बोर्ड पे लिखे हैं उनके बारे में पढ़ लो, फिर बाकी जो बचेंगे उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो देखिए, अलवर शैली के प्रमुख चित्र विषय कौन कौन से रहे हैं? देखो, शीश महल के भित्ति चित्रण भी हमें राजगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो वहां पर भी हमें ये चित्र प्राप्त हुए। किसके? शीश महल के चित्र। उसके अलावा रामलीला के चित्र भी हमें अलवर शैली से प्राप्त हुए हैं। गोवर्धन धारण, कौन सा? गोवर्धन धारण नामक चित्र भी हमें प्राप्त हुआ है। गोचारण, हिंडोला, दुग्ध दोहन, राम का धनुष भंग, और उसके अलावा पोथी चित्रण भी अलवर शैली का चित्रों में विषय है। दरबार चित्रण, राज तिलक, अंगड़ाई लेती हुई स्त्री, पैर से कांटा निकालती हुई महिला, श्रृंगार करती हुई नायिकाएं और दासियों का चित्रण। इसके अलावा तबला के साथ में सितार, सारंगी आदि को बजाती हुई गणिकाओं को चित्रित किया गया है। और उसके अलावा द्वारपालिकाओं को भी अलवर शैली में चित्रित किया है। और लिपटवा चित्रण भी अलवर शैली के चित्रों में आते हैं। कौन से? लिपटवा चित्रण अलवर शैली के चित्रों में आते हैं। ये चित्र थे अलवर शैली के। अभी इतने ही चित्र अभी बाकी है और उन चित्रों के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अलवर शैली अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अलवर शैली के लिए टोटल अपने 3 लेक्चर बने हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 68, 69 और लेक्चर नंबर 70, ये तीनों किसके ऊपर रहेंगे? अलवर शैली के ऊपर रहेंगे, क्योंकि अलवर शैली का जो चैप्टर है, लेक्चर है, वो थोड़ा सा बड़ा है। इसे जल्दी जल्दी करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको बाकी के चित्रों के बारे में, चित्र विषय के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा अलवर शैली के चित्रों की क्या क्या विशेषताएं थी, जिस कारण से अलवर शैली अपने चरम स्थान पर पहुंची। यहाँ के चित्रकारों ने
ऐसी क्या विशेषता बनाई ताकि ये चित्र प्रसिद्ध हुए। चलो अब मुझे दीजिए जाने की इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।